नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं। यह टॉपिक प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। यह टॉपिक है, इसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट को चेंज करने से आखिर कैसे कंज्यूमर डिमांड इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट होता है, क्या चेंजेस आते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। बहुत ही सिंपल वीडियो है, इसमें जो टेक्निकल जार्गन्स हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसको काफ़ी हद तक मिनिमम रखा गया है ताकि लोगों को इसको आसानी से समझ में आए। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होती हैं, जो आरबीआई इस्तेमाल करता है, आरबीआई यहाँ पे जैसे 4 टूल्स मैंने बताए हैं: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये 4 टूल्स मेजर टूल्स हैं जो आरबीआई इस्तेमाल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। सप्लाई और डिमांड जो वो देखता रहता है कि कैसे सप्लाई और डिमांड इफेक्ट हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो वो कुछ चेंजेस करता है जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अभी हाल ही में 2022 में आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन जो WPI है वो काफ़ी बढ़ गया था, अराउंड 13-14% चला गया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI है वो भी काफ़ी बढ़ गया था, 7.5-8% कंटिन्यूअस 3-4 महीनों तक चला था। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं इनको आरबीआई यूज़ करता है ताकि जो हमारा और पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी के वो कंट्रोल में रहें। तो आगे बढ़ते हैं। तो रेपो रेट को सिंपल समझते हैं कि ये एक इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को कंट्री में लेंड करता है। मान लीजिए एक आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है, वो एक इंटरेस्ट रेट लगाएगा ताकि बैंक्स को वो लोन दे सके। जैसे स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, इनको अगर लोन चाहिए तो किसके पास जाएंगे? वो आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई एक फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। इसमें एक और बात जानने की है कि आरबीआई जो रेपो रेट डिसाइड करता है, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो कि हर 2 महीने के पे बैठती है। जनरली ये 2 महीने पे बैठती है और इसमें जैसे कि 6 लोग होते हैं, वो डिटेल अलग चीज़ है। तो ये जो कमेटी है वो डिसाइड करती है कि क्या रखना है, रेपो रेट सेम रखना है, रेपो रेट को आगे बढ़ाना है, तो इसको स्टांस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। रेपो रेट जब बढ़ता है तो जो क्रेडिट होता है वो कॉस्टलियर हो जाता है। मतलब कि जो बैंक को जो लोन दिया जा रहा है वो कॉस्टलियर हो जाएगा। तो बैंक्स यही लोन को जो उनको क्रेडिट कॉस्टली मिली है, उनको पैसा आरबीआई से महंगा मिला है, तो वही वो पास ऑन कर देते हैं कस्टमर्स को। जो कस्टमर्स हैं हमारे जैसे, आपके जैसे लोग, जो कस्टमर जिनको कार खरीदनी है, जिनको घर खरीदना है, या फिर जिनको घर बनवाने के लिए लोन चाहिए, या फिर किसी और अन्य पर्पस के लिए लोन चाहिए, तो उनका ये जो लोन है वो महंगा हो जाता है। अगर रेपो रेट महंगा हो जाता है तो जो बैंक्स को जो लोन मिलता है वो महंगा हो जाता है, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग कस्टमर्स हैं हमारे जैसे और आपके जैसे लोग, उनका भी लोन महंगा हो जाता है। इसको एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, इसके पास सारा अथॉरिटी है पैसे का। तो बैंक जो 1 है, 2 है, 3 है, इनको लोन चाहिए तो ये लोग आरबीआई से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। इनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए अभी फिलहाल रेपो रेट 6.5% चल रहा है, तो 6.5% पे इनको लोन मिलेगा और हम लोगों को इन बैंक्स के माध्यम से लोन मिलेगा। ये हम लोग हैं, हम लोगों को कार के लिए, घर बनवाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमको इनके माध्यम से लोन मिलेगा। अगर ये लोन जो आरबीआई है रेपो रेट बढ़ाता है, मान ली 6.5% है, अब ये 6.75% कर देता है, तो ये रेपो रेट बढ़ गया। अब बैंक्स को लोन भी महंगे मिलेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग कंज्यूमर्स को भी लोन महंगे मिलेंगे। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई। अच्छा, तो इसमें डिमांड कैसे चेंज हो रहा है? तो डिमांड को जानते हैं कि आखिर डिमांड कैसे चेंज हो गया। तो जो एक्सपेंसिव क्रेडिट है, ये जब आपको ही महंगा लोन मिलेगा तो आप क्या कार खरीदने जाएंगे? नहीं, आप कार नहीं खरीदेंगे। आप बोलेंगे कि थोड़े समय के लिए टालते हैं इस चीज़ को, या घर बनवाना है तो थोड़े समय के लिए उसको टाल दिया जाता है। तो जब क्रेडिट ही महंगा हो जाएगा तो जो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो थोड़ा सा डैम्पन हो जाएगा। वो थोड़ा सा कंज्यूमर चाहेगा कि इसको अभी फ़िलहाल के लिए टालते हैं
और जब नेक्स्ट राउंड में जब कभी क्रेडिट सस्ता होगा तब हम लोग इसको ट्राई करेंगे। तो जो कंज्यूमर डिमांड है वो सप्रेस हो जाता है और कोरस्पॉन्डिंग ड्रॉप हो जाता है गुड्स और सर्विसेज की डिमांड में। अगर यही मान लीजिए जो रेपो रेट जो अभी 6.5% है उसको डिक्रीज कर दिया जाए और 6.25% कर दिया जाए, 6.25, तो कॉन्ट्रेरली जो रिड्यूस्ड रेपो रेट है इससे क्या होगा कि बैंक्स के लिए फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे ज़्यादा, वो और ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा लोन बांटेंगे लोगों में। इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो कम हो जाएगी और कंज्यूमर को भी आसानी से जब लोन मिलना शुरू हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले करके लोग अपना काम करेंगे। तो उनको कार खरीदनी होगी, कार खरीदेंगे, घर बनवाना होगा, घर बनवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक कंज्यूमर का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब रेपो रेट डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, एक और क्वेश्चन आता है कि भाई क्या रेपो रेट और इन्फ्लेशन लिंक्ड है? तो हाँ, रेपो रेट और इन्फ्लेशन लिंक्ड है। अगर रेपो रेट जो है वो बढ़ता है तो इससे क्या होता है, जो क्रेडिट है, जो बैंक्स को लोन मिल रहा है वो भी कॉस्टली हो जाता है, जो कंज्यूमर को जो लोन मिल रहा है वो भी कॉस्टली हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो डिमांड है वो घट जाती है, और जब घट जाएगी तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिकली घट जाता है। तो इससे आप सीधे लिंक कर सकते हैं कि जो रेपो रेट है और जो इन्फ्लेशन है वो इस तरह से लिंक्ड है। अपोजिट साइड में अगर आप देखें, तो जब रेपो रेट कम हो जाता है तो बैंक्स को लोन भी कम दर पे मिलते हैं, कंज्यूमर को भी लोन कम दर पे मिलते हैं, डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। इससे इन्फ्लेशन पे शायद ये सॉलिड हम नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब कर जाता है जो सिस्टम है आपका वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो डिमांड के जो नेचर है, तो इन्फ्लेशन शायद ना बढ़े। लेकिन हाँ, ज़्यादा अगर रेपो रेट कम होते जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, जैसा कि अभी हमने पिछले 2022 साल में देखा है। जो WPI जो CPI है, ये रेट काफ़ी ज़्यादा रहे थे। तो रेपो रेट और इन्फ्लेशन सर्टेनली लिंक्ड हैं। इसी वजह से ये मेन कंसिडरेशन रहता है हमारे RBI का। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो बहुत ही सिंपल टर्म्स मैंने इसे समझाया है, तो आप इस वीडियो को सेव करें, अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को बार बार देख करके इसको कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। और किसी के साथ शेयर करना हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ये उनके लिए भी नॉलेजेबल है, तो उसे शेयर करें। और जो हमारे व्यूअर्स जो नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।